वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इस टॉपिक को हमें इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है ट्रांसवर्स वेव, किस वेव्स को हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगर हम कोई स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, उस स्ट्रिंग में एक जगह पर हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट डिस्टरबेंस गेट प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, इस टाइप के डिस्टरबेंस में पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस and wave is propagated along x-axis. That's why this type of wave is called as a transverse wave. अब कितने वेलोसिटी से ये वेव आगे जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, तो इसको ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, दिस इज दैट स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को हमने एक ब्लॉक से यहाँ पे अटैच कर दिया। ये स्ट्रिंग जो भी है एक पुली के ऊपर से गया है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हम इस ब्लॉक को यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो डेफिनेटली इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, so let us imagine that the length of the string which is going to vibrate from this point to this point. ओके, सो यहां से लेके यहां तक का जो भी स्ट्रिंग है, अगर इन यहां पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो इट गेट वेव गेट प्रोड्यूस, दैट वेव गेट प्रोपेगेटेड, और जो भी वेव प्रोपेगेट होगा, दैट प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब इस स्ट्रिंग को जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक अटैच किया, और ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से इस रिजिड एंड को यहाँ पे एंड हो चुका है, और यहाँ पे वो फिक्स है। ओके, तो जब भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होना चाहिए, और स्ट्रिंग एक ही होने के कारण इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे इतना ही टेंशन प्रोड्यूस होगा, टी इतना। अब जैसे हम इस स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो वेव जो भी प्रोपेगेट होगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, द वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, वेयर एम इज अ मास ऑफ दैट स्ट्रिंग हैविंग यूनिट लेंथ। ओके, यूनिट लेंथ का अगर स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, तो उसका जो भी मास है, एम बी द मास, टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो भी वेव यहाँ पे प्रोपेगेट होगा, उस वेव की वेलोसिटी कितना होगा सर? तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। टी इज व्हाट? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर सर यहाँ पे हमने टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं किया, मान के चलिए कोई भी ब्लॉक यहाँ पे अटैच नहीं किया, ओके, तो इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस स्ट्रिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट नहीं होगा, मीन्स कोई भी वेव वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस वेव अगर प्रोपेगेट ही नहीं हो रहा है, तो वेव प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी उस केस में 0 रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जितना ज्यादा टेंशन हम उस स्ट्रिंग में क्रिएट कर सकते हैं, उतना ज्यादा वेव वहां पे वेव जो भी प्रोपेगेट होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो वेव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी इमेजिन कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग का अगर मास चेंज करते हैं, ओके, तो मास अगर चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगा। तो अल्टीमेटली जो भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ दैट वेव विच इज प्रोपेगेटेड ऑन दैट स्ट्रिंग, विच इज डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड मास। इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। ओके सर, अब यहाँ पे हमने देखा है इस ब्लॉक के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, एम जी, ओके, इसी फोर्स के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल्स टू टेंशन। ओके, सो यहाँ पे हम कैपिटल एम कंसिडर करेंगे। सो कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू टेंशन।
सो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला में निकल के आएगा. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम, where small m is the mass of the string, capital M is the mass of that block. Okay sir, so ये होगा दूसरा फॉर्मूला. सो दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वन इज द सेकंड फॉर्मूला. अब क्वेश्चन में यानी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज आते हैं उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या दिया है इसके बेसिस पे ही आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना होगा. ओके अगर टेंशन की बात हो रही है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर ब्लॉक का मास दिया है वहां पे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, स्मॉल एम इज द मास ऑफ दैट स्ट्रिंग. ओके सर, अब ये हो गया दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे हैं. थर्ड फॉर्मूला देखेंगे. अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग का अगर थिकनेस ज्यादा है, ओके थिकनेस ज्यादा है, तो उस स्ट्रिंग को जब हम कट करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम ए कंसिडर करते हैं, ओके इफ ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट स्ट्रिंग and rho is a mass density, then we can write here rho is equals to mass of the string upon cross section area. Okay, so on the basis of this one mass is equals to rho into a. so ये वैल्यू भी हम फर्स्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला और रिवाइज होके मिलेगा. सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन एज इट इज रखेंगे अपॉन स्मॉल m के जगह पे रो इंटू ए, वेर रो इज अ मास डेंसिटी, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट स्ट्रिंग. ओके सो ये थर्ड फॉर्मूला है सर, तीसरा फॉर्मूला. ओके अब मान के चलिए कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा इसको डिफिकल्ट करने के लिए कुछ और यहाँ पे प्रोविजन दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये जो भी स्ट्रिंग है, ओके ये पूरे सिस्टम को, इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे कुछ वाटर में इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इस ब्लॉक को जैसे हमने वाटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, मान के चलिए उस ब्लॉक का जो भी डेंसिटी है, दैट डेंसिटी वी कैन कंसिडर इट्स अ रो. रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक. इस जो भी ब्लॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है उस ब्लॉक की डेंसिटी है रो, और जो भी वाटर दिख रहा है आपको लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे सिग्मा. ओके सर, अब जैसे हम डीप करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड उस ब्लॉक के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट क्रिएट करेगा. ओके सर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे थ्रस्ट क्रिएट करेगा तो जो भी रिजल्टेंट टेंशन इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होना चाहिए था वो टेंशन की वैल्यू अब कम हो जाएगा. अब टेंशन कितना होगा, सो टेंशन इन दैट स्ट्रिंग इन दिस केस इट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी 1 minus sigma upon rho, where sigma is the density of that liquid, rho is the density of that block. Okay sir, देखिए जितने ज्यादा डेंसिटी इस लिक्विड का होगा तो उतना ज्यादा कम टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए सर. अब मान के चलिए कि एक केस हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उस ब्लॉक की जितनी डेंसिटी है उतनी ही डेंसिटी का हम लिक्विड कंसिडर करेंगे. ओके सर, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी और ब्लॉक की डेंसिटी सेम हो जाता है तो उस केस में अगर इन दोनों की वैल्यू हम सेम कर देते तो उस केस में सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू कितना होगा सर, 1 होगा. तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा. तो टेंशन की वैल्यू कितना होगा सर, उस केस में 0 होगा. ओके तो यहाँ पे अगर टेंशन 0 प्रोड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ दैट वेव व्हिच इज प्रोपेगेटेड ऑन दैट स्ट्रिंग व्हिच इज बिकम अ 0. मीन्स यहाँ पे आपको अगर लिक्विड का डेंसिटी दिया है, ब्लॉक की डेंसिटी अगर दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो अपॉन स्मॉल एम. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इस फॉर्मूले में स्पेशल केस है, अगर हम उस ब्लॉक को एक लिक्विड में इंसर्ट करते हैं,
तो तब जाके ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में v इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट वेव विच इज प्रोपेगेटेड, m is a mass of that block, g is a acceleration due to gravity, sigma is a density of that liquid, rho is a density of that block and m is a mass of this string. ओके तो इस स्ट्रिंग का मास हम स्मॉल m कंसिडर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, हम इतने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर। अब एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अब मान के चलिए ये था एक सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम जो भी है इट इज लाइक दिस वन। यहाँ पे दो रिजिड सपोर्ट लिए हैं और इस स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया सर हमने। ओके सर, अब रिजिड सपोर्ट है और इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन हमने प्रोड्यूस कर दिया। जो भी टेंशन इस स्ट्रिंग में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मान के चलिए इट्स इक्वल्स टू टी। नाउ द मास ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू m। ये स्ट्रिंग जो भी है मान के चलिए इट इज मेड अप ऑफ मेटल। ओके एक मेटल से बना है। अब अगर वो मेटल से बना है तो उस स्ट्रिंग का एंग्स मॉडुलस होना चाहिए, दैट्स इज अ y। अब यहां पे मान के चलिए कि a बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस स्ट्रिंग, t is a tension in the string, what is m, mass of the string, what is y, Young's modulus of that string and a is a cross section area of that string। अब इस स्ट्रिंग को हमने दो रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया। ओके कुछ टेंशन प्रोड्यूस करके उसको हमने दो रिजिड सपोर्ट पे फिक्स कर दिया। अब ऐसे केस में अगर यहाँ पे हम थोड़ा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे सो वेव गेट प्रोड्यूस एंड दैट वेव गेट प्रोपेगेटेड। ओके सो वेव वहां पे प्रोपेगेट होगा तो उस वेव की वेलोसिटी क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। अब वेव की वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला जो भी है सर, दैट जनरल फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल m। ओके सर, so v is equals to t upon small m, where t is the tension, m is the mass of that wire। ओके अब देखिए सर, जब हम मेटल वायर कंसिडर करते हैं तो मेटल वायर के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ओके जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल वायर गेट एक्सपैंड, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तब मेटल वायर गेट कॉम्प्रेस। अब इन दोनों केसेस में अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस केस में यहाँ पे डेफिनेटली जो भी स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा था तो वो टेंशन की वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि अगर वायर कॉम्प्रेस हो रहा है तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगा, वायर कॉम्प्रेशन एक्सपैंड हो रहा है तो टेंशन की वैल्यू कम होगा। तो इसलिए अब अगर हम डेल्टा थीटा इतना टेम्परेचर चेंज करते हैं, डेल्टा थीटा इतना टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं, अब डेल्टा थीटा क्या है सर, मान के चलिए कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 30 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ सर, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ। अब इस टेम्परेचर चेंज होने के कारण उस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है वो भी चेंज होगा, और वो किस फॉर्मूले से होगा सर, हमने इलास्टिसिटी में स्टडी किया था कि टेंशन जो कि फोर्स के फॉर्मूले हमने वहां पे लिखा था। सो यहाँ पे हम टेंशन कंसिडर करेंगे, टेंशन इज इक्वल्स टू वाई ए अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। ओके ये फॉर्मूला सर हमने उस वक्त यूज किया था। अब इस केस में y क्या है सर, y इज अ यंग्स मॉडुलस, a क्या है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर, अल्फा क्या है सर, अल्फा इज कॉल्ड एज एन टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी थीटा इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। सो वेलोसिटी ऑफ दैट वेव विच इज प्रोपेगेटेड इन दिस सिस्टम विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, टेंशन की जगह पे ये लिख देंगे हम y a अल्फा इंटू डेल थीटा अपॉन स्मॉल m। ओके सर, अब स्मॉल m इज अ मास ऑफ द स्ट्रिंग, A is a cross section area, so therefore here V is equals to, here we can write here y alpha del theta upon, यहाँ पे डेंसिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे वो डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे m अपॉन a,
मास पर यूनिट एरिया इज अ डेंसिटी। तो यहाँ पे सर आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई अल्फा डेल थीटा अपॉन रो। अब हर वायर के लिए जो भी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू फिक्स होता है। हर वायर के लिए जो भी वायर है उसके लिए गामा की वैल्यू फिक्स होगा सर। ओके, उसके डेंसिटी फिक्स होगा। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होगा? चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। तो इस ये फॉर्मूला यूज करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस है। इस सॉलिड सब्सटेंस में ओके ये जो दिख रहा है आपको ये सॉलिड सब्सटेंस है। अब ऐसे सॉलिड पे अगर हम हैमर से इस जगह पे अगर थोड़ा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं इस जगह पे, तो इस सॉलिड में जो भी वेव्स प्रोपेगेट होंगे दैट वेव्स आर इन द ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, तो वहां पे जो भी वेव्स आप प्रोपेगेट होंगे ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट होंगे। कैसे सर? अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हैमर कर रहा हूं तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे सर। अगर इस डायरेक्शन में एक बार पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए तो दैट डिस्टर्बेंस गेट प्रोपेगेटेड इन दिस डायरेक्शन। ओके सर, तो जैसे हमने हैमर को यहाँ पे हैमर किया, हैमर से यहाँ पे हमने हैमर किया, तो वहां पे जो भी वेव प्रोपेगेट हो रहा है दिस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा सर? तो वेलोसिटी इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ दैट वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ eta upon density, where rho is a density of that substance and eta is a modulus of rigidity. ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये फॉर्मूला आपको सेपरेटली याद रखना है। अगर सर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे हैमर किया इस हथौड़े से, ओके, तो जैसे यहाँ पे हम हैमर करेंगे तो पार्टिकल्स गेट वाइब्रेटेड लाइक दिस वन। ओके, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेशन का डिस्टर्बेंस जो भी प्रोपेगेट होगा ना सर वो इस डायरेक्शन में होगा। सो जब हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस प्लेस पे हैमर करते हैं तो इस मेटल में जो भी वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है सर? पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे होता है और वेव का डायरेक्शन ऐसे होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ट्रांसफर वेव में क्या हो रहा है सर? तो पार्टिकल गेट वाइब्रेटेड इन दिस डायरेक्शन एंड वेव गेट प्रोपेगेटेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों के डायरेक्शन एक में को परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर अगर आप यहाँ पे ऊपर से हैमर करते हो तो ट्रांसफर वेव इस सॉलिड में प्रोड्यूस होंगे और इस साइड में अगर हैमर करते हो तो ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स वहां पे प्रोपेगेट होंगे। तो ये जो भी फॉर्मूला है दिस इज फॉर द ट्रांसवर्स वेव। तो ये था डिस्कशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, okay, on a string and on the metal surface, metal block. Next हम कंसिडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, मींस साउंड वेव स्पेशली हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब इस केस में ओके लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया तो पार्टिकल्स गेट वाइब्रेटेड लाइक दिस वन। हर पार्टिकल के यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और यहाँ पे उस डिस्टरबेंस की वजह से उस मीडियम में कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहा है और वो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन आगे प्रोपेगेट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो ये आप देख सकते हो ये जो भी रीजन है दिस इज द कॉम्प्रेशन और ये जो भी रीजन है दिस इज द रेयरफैक्शन। तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन ये आगे प्रोपेगेट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ वेव which is propagated inside the medium is called as an longitudinal waves. ओके, जो भी हम बात करते हैं ना तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो वो प्रोपेगेट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस वन। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगा सर? द वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव एक जनरल फॉर्मूला है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके सर, तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एक जनरल फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम अपॉन
डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ओके, इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में ओके, जो भी इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम होता है, इट इज यंग्स मॉडुलस। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो, where rho is a density, y is a Young's modulus। अगर along length, सॉलिड में स्पेशली along length जब वेव प्रोपेगेट हो रहा है, ओके, सो उस वेव की वेलोसिटी जो भी होगा v is equals to root of y upon rho, where y is called as an Young's modulus and rho is called as an density। ओके, अगर हम बात करते हैं लिक्विड या गैसेस की, ओके, यहाँ पे लिक्विड और गैस, इनकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ओके, या इलास्टिसिटी मीडियम होगा, वहां पे हम बल्क मॉडुलस कंसिडर करेंगे। तो वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला लिक्विड के लिए या गैसेस के लिए आएगा, इट्स अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन रो, वेयर बीटा इज अ बल्क मॉडुलस and rho is a density। ओके सर, अब किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, गैसेस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, उसमें जब साउंड वेव प्रोपेगेट होता है, स्पेशली लॉन्जिट्यूडनल वेव जब प्रोपेगेट होता है, तो जो भी फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। सॉलिड के लिए वो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम हम यंग्स मॉडुलस कंसीडर करते हैं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो। स्पेशली यहाँ पे जो भी सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं सर, वो लीनियर है, लीनियर डायरेक्शन में है, वन डायमेंशनल सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं। और लिक्विड और गैसेस अगर कंसीडर करते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन रो, वेयर बीटा इज अ, या बी भी कहते हैं बहुत बार, बी या बीटा इज अ बल्क मॉडुलस एंड रो इज अ डेंसिटी। ओके सर, अब यहाँ पे जनरल अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो भी इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, इट इज वेरी वेरी लार्जर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, विच इज वेरी वेरी लार्जर देन इलास्टिसिटी ऑफ गैस। क्योंकि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आ गया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस आ गया। बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज मच मच ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। ओके, तो इसलिए जनरल फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस। अगर हम सॉलिड, गैस और लिक्विड इन तीनों की डेंसिटी की बात करते हैं, तो सर किसकी डेंसिटी ज्यादा होता है? तो नो डाउट सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होगा और गैस की डेंसिटी बहुत कम होगा। लेकिन भले ये डेंसिटी भी डिफरेंट है, ओके, और डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में, लेकिन ये जो भी प्रोपोर्शन है ये बहुत ज्यादा है। ओके, सो इस प्रोपोर्शन के कारण यानी इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मच ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, विच इज मच मच ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। तो इसके बेसिस पे जो भी वेलोसिटी है साउंड वेव की इन सॉलिड, विच इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन लिक्विड, विच इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस। ओके, आपको मैं ये बता रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी होता है सॉलिड की बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैसेस, और साथ ही साथ डेंसिटी भी ज्यादा है, और दोनों का रेशियो आप अगर देखते हो तो इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है सॉलिड के लिए, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो भी बढ़ता है जिस प्रोपोर्शन से, उस प्रोपोर्शन से डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी of sound waves in solid is greater than velocity of sound waves in liquid is greater than velocity of sound waves in gases। अगर रियलिटी में अगर आप देखते हो, अगर हम रेलवे ट्रैक कंसिडर करते हैं, ओके, सो एक ट्रैक जो होता है इट इज मेड अप ऑफ मेटल। अब उस मेटल को अगर कंसिडर करते हैं, अगर हम एक जगह साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उस साउंड की वेलोसिटी कितना होगा सर? ओके, उस साउंड की वेलोसिटी मेटल में लगभग 5000 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 5 किलोमीटर इतने वेलोसिटी उसकी होती है इन केस ऑफ सॉलिड। ओके, अब लिक्विड की अगर बात करते हैं तो इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर,
ओके। अगर गैसेस की बात करते हैं तो इट्स अराउंड 330 मीटर पर सेकंड के लगभग, या 320 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां पे देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में। किसमें सबसे कम होता है तीनों स्टेट में, गैसेस में। ओके। लिक्विड में कितना होता है सर, इट इज 1500 मीटर पर सेकंड या 1.5 किलोमीटर पर सेकंड आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस एंड एज कंपेयर टू लिक्विड। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस किसी भी स्टेट में, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर यंग्स मॉडुलस सॉरी सॉलिड कंसिडर करते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो। लिक्विड या गैसेस हम कंसिडर करते हैं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b अपॉन रो, वेयर b इज अ या बीटा इज अ बल्क मॉडुलस। ओके, ये था डिस्कशन। नेक्स्ट, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब ये हम थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि साउंड वेव की वेलोसिटी एयर मीडियम में कितना होना चाहिए। ओके। अब न्यूटन का कहना था कि जब भी साउंड वेव्स एयर में प्रोपेगेट होता है, एयर मीडियम में, ओके, तो उसका जो भी एयर मीडियम होता है, तो एयर मीडियम में जब भी वो प्रोपेगेट होगा तो उस वक्त जो भी प्रोसेस हो रहा है उस वक्त एयर की टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस ही अज्यूम दैट आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, जो भी प्रोसेस होगा सर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। यानी एक मीडियम में मान के चलिए दिस इज एयर मीडियम, जो भी वेव्स प्रोपेगेट हो रही है यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोपेगेट इस डायरेक्शन में, तो उस वेव प्रोपेगेट होते वक्त इनका ऐसा कहना था न्यूटन का कि एयर की जो भी मीडियम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो एयर प्रोपेगेट होते वक्त उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उस मीडियम का, तो दैट प्रोसेस ही अज्यूम दैट आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में ओके, जनरल फॉर्मूला क्या था सर हमारा, V is equals to B upon rho या beta upon rho, okay, where B is a bulk modulus. But for isothermal process के लिए आपको याद रखना है, तो ये जो भी bulk modulus होता है which is always equals to the pressure, which is always equals to the pressure. For isothermal process bulk modulus is equals to pressure, और इसको हम isothermal elasticity भी कहते हैं। ओके, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। सो बीटा इज इक्वल टू पी, वेयर पी इज अ प्रेशर। सो देयरफॉर ये जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा सर, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन रो एट एनटीपी, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, एट एनटीपी अगर यहां पे हम इमेजिन करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कितना होता है सर, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की वैल्यू। और एयर की डेंसिटी कितना होता है सर, एयर की डेंसिटी होता है लगभग 1.23 केजी पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब के अंदर जो भी एयर है उसका डेंसिटी होता है 1.23 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अगर इन दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू जो भी आए 280 मीटर पर सेकंड आता है। तो जो भी न्यूटन ने अज्यूम किया है कि जब भी वेव प्रोपेगेट होता है थ्रू एयर मीडियम, that process is a isothermal process because temperature remains constant, उस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए वो आइसोथर्मल प्रोसेस इमेजिन कर रहे हैं। और फॉर आइसोथर्मल गैस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, तो हमने इस फॉर्मूले में प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है बल्क मॉडुलस की जगह पे। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमने प्रेशर की और डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया है जो कि 280 मीटर पर सेकंड आ रहा है। लेकिन रियलिटी में साउंड की वेलोसिटी कितना होता है सर, इट इज अराउंड 320 मीटर पर सेकंड एट नॉर्मल
टेम्परेचर प्रेशर इतना होता है, लेकिन इनका कितना है 280। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। ओके, तो न्यूटन का जो कहना था उनके हिसाब से 280 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड आ रही थी साउंड वेव की एयर में, लेकिन रियलिटी में जब हम मेजर करते हैं तो वो कितना आता है सर 320 मीटर पर सेकंड आता है। तो इसका मतलब है न्यूटन ने कहीं ना कहीं गलत सोचा होगा। तो इसको करेक्ट किया है लैपलास ने, जिसको हम कहेंगे लैपलास करेक्शन। ओके, अब लैपलास का कहना क्या था? लैपलास का ये कहना था कि जब भी एयर मीडियम में से साउंड प्रोपेगेट होता है, ओके, तो उस वक्त दैट प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल, इट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस। इट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज नॉट आइसोथर्मल। अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जो भी बल्क मॉडुलस होता है सर, दैट बल्क मॉडुलस is equals to gamma into p. Okay, so bulk modulus is equals to gamma into p. आपको अब एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि आइसोथर्मल गैस अगर है तो उस वक्त बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर लेना है। अगर एडियाबैटिक गैस है तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो भी होगा तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी, वेयर गामा इज अ रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, जिसको हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस। ओके, तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ दैट वेव्स व्हिच इज प्रोपेगेटेड थ्रू एयर मीडियम व्हिच इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू लैप्लास गामा इनटू पी, सॉरी गामा into P upon rho. Okay, at NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, अब रो की वैल्यू पता है, प्रेशर की वैल्यू पता है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ गामा इनटू, ये कितना वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो, इसकी वैल्यू आया था 280 मीटर पर सेकंड। अंडर रूट ऑफ पी अपॉन रो, ओके, न्यूटन के हिसाब से 280 मीटर पर सेकंड आया, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा फॉर एयर, इट्स वैल्यू इज 1.41 इनटू 280। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लगभग ये वैल्यू आएगा 220 मीटर पर सेकंड, जो कि रियल में इतनी वेलोसिटी होता है। तो लैप्लास का जो कहना था वो सही था, न्यूटन का जो कहना था वो गलत था। ओके, तो लैप्लास ने उसमें करेक्शन किया है और उन्होंने कहा है कि जब भी एयर मीडियम में से साउंड पास होता है, साउंड वेव्स प्रोपेगेट होते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ही फाइंड आउट दिस वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकंड। तो ये था डिस्कशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जब हमने डिस्कस किया था, वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, उसके बाद हमने देखा था न्यूटन्स फॉर्मूला और लैप्लास करेक्शंस। तो इस फॉर्मूले को अब हमें यूज करना है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आइसोथर्मल मीडियम होता है तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पी कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल टू प्रेशर। जब एडियाबैटिक गैस होता है, ओके, उस वक्त जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इट इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी, वेयर गामा इज अ रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, सो ये था डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।